देखिए आपने देखा भाजपा को लोग चंदा देते हैं ना, और मैंने तो कभी भाजपा से नहीं पूछा कि कई कई सौ करोड़ रुपए चंदा कहाँ से आ जाता है। नहीं, लेकिन आप ये सवाल का जवाब सवाल से नहीं हो सकता है। सवाल ये है अपोजिशन के लिए, हाँ। ये अपोजिशन के लिए बात है। मैं तो चाहता हूँ सवाल करें तो हमारे लोग बता देंगे कि वो किस तरह से मदद करते हैं हमारे, लेकिन तो मदद बढ़ने वाली है। ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगी उस पूरे फंड को, जो फंड इकट्ठा हुआ, क्या उसको आप ट्रांसपेरेंट करेंगे? हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करें। पहले तो पता करूंगा क्यों किस किस पे अकाउंट नंबर में पैसे दिए गए, फिर दूसरी बार पता मैं लोगों के सामने लाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी रहे। एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो वो लोग मदद करते हुए सही जगह जाएगी मदद, तो बिल्कुल नहीं हिचकेंगे और मदद करेंगे। मुझे जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। मैं किसी नेता का चाटुकार तो नहीं बनूंगा ना, मैं तो एक सामाजिक आदमी हूँ। मैं किसी नेता कहीं से तो काम नहीं करूंगा, जो मेरे मन है करूंगा। तो इस वजह से मैं तो किससे उम्मीद करूंगा, नेता से तो उम्मीद नहीं करूंगा ना। मैं नेता के चाहता हूँ पैसे, तो मैं तो अपने लोगों से निवेदन करूंगा कि भैया मदद करो, हमें संगठन चलाना है, यहाँ आना जाना पड़ेगा, सब चीजें मैं तो उनसे ही कहूंगा ना। अब क्या रोल रहेगा भीम आर्मी का? भीम आर्मी जो काम करती आ रही थी दलित समाज की उत्थान के लिए, दलित समाज के एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए, जो उत्पीड़न होता है उनमें न्याय के लिए आंदोलन, सब चीजें फिर से दोबारा से जो है, और जो भी चीजें मतलब हमें लगता है जिससे समाज में बदलाव हो सकता है या समाज थोड़ा सा अप हो सकता है, सम्मान के लिए जो भी सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। मुझे विनय बता रहे थे कि पुलिस का क्रैकडाउन जब हुआ था उस वक्त क्लासरूम्स बंद भी हुए, लेकिन अब के चंद्रशेखर रावण और चंद्रशेखर आजाद जो तब था उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अब एस्पिरेशन और जो उम्मीदें हैं लोगों की आपसे वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये सहारनपुर और आसपास के इलाके वाला भीम आर्मी रहेगा या उसको एक्सपैंड करना है? हाँ, पहली बात तो आपकी ये पत्रकारिता नॉलेज थोड़ी सी कमजोर होगी मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप भीम आर्मी अच्छी तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि गुजरात से लोग आते हैं और बिहार से लोग आते हैं, राजस्थान से लोग आते हैं। आप फिर आप कह रहे हैं सहारनपुर वाली भीम आर्मी रहेगी क्या? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी गलती को दुरुस्त कर दे रहा हूँ, मैं उसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। संगठन के रूप में आपका संगठन इस वक्त जिस तरह का संगठन का ढांचा है वो सहारनपुर में बहुत रोबस्ट है, लेकिन आपके सिंपैथाइजर बिहार में भी हैं, झारखंड में, गुजरात में भी हैं, वहां संगठन नहीं है। तो अब आपसे उम्मीदें शायद ये भी होंगी कि आप इसको एक्सपैंड करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगा कि आप बिना पूरी करे सवाल आप पूछ लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका सवाल तब तक पूरा ना हो, या हो सकता है आपने अपनी झेप उतारने को सवाल पूरा कर दिया हो। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट ये है कि भीम आर्मी के जो मेरे जाने के बाद भीम आर्मी जो राष्ट्रीय कमेटी काम करी, उन्होंने बहुत काम किया है। स्पेशली विनय रतन सिंह जो भीम आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट है, नेशनल स्पोक मंजी नोटियाल जी, भीम आर्मी के जो सहारनपुर के जिलाध्यक्ष कमल सिंह वालिया, भीम आर्मी के नगर अध्यक्ष हैं सहारनपुर प्रवीण गौतम। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत काम करके भीम आर्मी को मैनेजमेंट रूप से जो है सभी प्रदेशों में स्टेबल किया है। मैं बहुत जल्द एक लिस्ट आपको सौंपने वाला हूँ आने वाले समय में। मैं जो दुरुस्तीकरण चल रहा था, क्योंकि हम लोग ईमानदार लोग चाहते हैं, हो सकता है बैकडोर से कोई ऐसा व्यक्ति भी जो है संगठन के साथ खड़ा हुआ हो जो पॉलिटिकल हो, उन सब चीज़ों को हम दुरुस्तीकरण करने का काम करेंगे। और बहुत जल्द ये मैनेजमेंट के एक टेबल टाइप हम आपको देंगे, किन किन प्रदेशों में कौन कौन लोग पदाधिकारी, कौन कौन लोग प्रदेश की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को। क्योंकि लोगों को मुझसे, जैसे आपने कहा उम्मीद है, आपने बताया, मुझे लग नहीं रहा था, जैसे मुझसे लोगों को उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन होगी उस पर काम करने का काम चंद्रशेखर करेगा 100%। और बिल्कुल आपके माध्यम से बता दूं, जो विचारधारा थी वही है। किसी तरह का एक क्विक इंटरवेंशन, अभी आप जो बाहर मीटिंग ले रहे थे उसमें आपने कहा कि 1.5 साल के अंदर आरएसएस या जैसी आरएसएस से बड़ा संगठन आप खड़ा कर देंगे। कैसे होगा? काम करेंगे। भीम सबका नाम बोलता है, भीम आर्मी का काम बोलता है। हाँ, 2019 में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या भीम आर्मी उसमें पॉलिटिकल ऑप्शंस देख रही है? चुनाव लड़ेगी? चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ेंगे? चलिए, ये सवाल ही बेकार है, इस सवाल पे तो बात करना। ना तो चंद्रशेखर चुनाव लड़ेगा, ना भीम आर्मी कोई पॉलिटिकल ऑप्शन बन रही है, ना देख रही है। चलिए आगे आ जाए। जिग्नेश मेवानी ने भी यही दावा किया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, जिग्नेश मेवानी है, ये चंद्रशेखर है, फर्क है ना थोड़ा सा। देखिए, मैं आपको इसे और समझा देता हूँ जी। मेरे पास फूलपुर से बहुत ऑफर थे कि भैया आप गठबंधन से चुनाव लड़िए और आप प्रयास कीजिए, हम सब लोग आपके साथ। और आप समझिए, दलित समाज से नहीं पत्र थे, मुस्लिम समाज से फूलपुर से पत्र थे कि आप चुनाव लड़िए। और कैराना से भी मेरा, आपको ये पता होगा, एक बार पूरा नाम जो है रूटीन में आया था कि चंद्रशेखर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे बहुत लोगों ने आके जेल में कहा भैया चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए। अगर मुझे बनना होता तो मैं विधायक थोड़े, मैं तो एमपी के लिए प्रयास करता, लेकिन मुझे एमपी नहीं बनना है। एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने बताया आपको, अभी मैं बाहर भी कह रहा था। 16 लाख के लगभग है यूपी में, 16 लाख वोटर होते हैं, 8 साढ़े 8 लाख वोट देते हैं और उसमें से एक एमपी चुना जाता है।
आप भरोसा कीजिए, जिस मूवमेंट को मैं चला रहा हूँ करोड़ों लोग तो अभी मेरे फॉलोवर्स हैं, तो मैं उन लोगों के दिल में रहता हूँ। जनाब चुनाव लड़के मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों समाप्त हो जाऊँ। ठीक है, वापस आते हैं। ये जिस दौर में हम लोग के पूरा इंटरव्यू चल रहा है उस दौर में कुछ इस पूरी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पिछले 1-1.5 सालों में कुछ और चेहरे उभर के आए हैं जो आपके ही उम्र के हैं या एटलीस्ट मीडिया में उस तरह से नजर आते हैं। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, शहला रशीद, कन्हैया कुमार अब बेगूसराय से शायद चुनाव लड़ने वाले हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। अच्छा, क्या आप इन लोगों को के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या ये माना जाए आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पे भी आप लोग एकजुट होके कोई बड़ा फ्रंट बना सकते हैं? हाँ, फिर वो ये सवाल, दोनों सवाल सेम से थे, ये दोनों में पॉलिटिकल मैटर इन्वॉल्व हो जाता है ना। देखिए, आपका नाम क्या था मुझे? अमित भारद्वाज। अमित भाई, आप भाई है मेरे, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, राजनीतिक लोगों के दो मुंह हो सकते हैं। राजनीतिक लोग कभी कुछ, जैसे मेरे एक स्टेटमेंट याद आया, एक हमारे नेता हैं भाजपा के बड़े नेता जो चुनाव हारे और फिर मिनिस्टर बनाए गए, वित्त मंत्री, कौन है? अरुण जेटली साहब। उन्होंने जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर 6 सीटों से ज्यादा आप पार्टी ले जाती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जनाब 13 से 67 सीटें लेगी, आप राजनीति छोड़ी, उन्होंने राजनीति का आर भी नहीं छोड़ा। तो जनाब उनके 2 स्वरूप हो सकते हैं, उनके बात करने के 2 तरीके हो सकते हैं, 2 उनकी मान्यता हो सकती है। मेरी एक ही सीधी मान्यता है, इनमें से किसी से मेरा अभी तक व्यक्तिगत परिचय नहीं है। इनमें से किसी से भी व्यक्तिगत परिचय नहीं है ना, कभी मेरी बात हुई। 21 तारीख में जिग्नेश से मेरी बात हुई, जो वो मंच पे आए, और कन्हैया नीचे खड़े हुए थे, उनसे मेरी कोई बात, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। उसके बाद मैं जेल में हूँ, तो मेरी उनसे कोई मुलाकात, तब जिग्नेश भी एक आम आदमी थे, वो भी विधायक नहीं थे जी। ठीक है। उसके बाद किस तरह कंडीशन में जिग्नेश ने क्या आइडेंटिफाई करते हैं एटलीस्ट आप, क्योंकि इसी दौर में वो भी नेता वो नेता बन गए हैं। मैं अभी नेता नहीं हूँ। मैं अभी, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप देखोगे ना, मेरा जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनका भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का बच्चा हूँ, तो मैं उनको, यही एक आइडेंटिटी बहुत है। और जब मैं अमित भाई का भाई हूँ तो फिर मुझे और आइडेंटिटी क्या जरूरत है? तो मेरे लिए यही आइडेंटिटी बहुत है। और देखते हैं क्या अभी आने वाले समय में क्या होगा। अमित भाई, क्या पता अगली बार आप हमारा इंटरव्यू लेने आओ या ना हो, क्या ऐसा हो सकता है कि अगली बार आप ये कहो कि भैया बिल्कुल आपको देना ही पड़ेगा समय। ये तो फ्यूचर में क्या होगा, इस पे बात करना के लिए अभी जवाब देना मेरे लिए तो कठिन। ठीक है, आखिरी सवाल ये है, आपने कन्हैया और जिग्नेश की बात की, आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, और उसी रैली में मैंने ध्यान दिया था कि जिग्नेश शायद 2-2.5 मिनट बोल पाए थे, कन्हैया को मंच से उतरना पड़ा था। क्या आपके इस पूरे जो आपका भीम आर्मी का मोबिलाइजेशन है और मूवमेंट है, क्या उसमें एक नॉन दलित का स्पेस है? और अगर नहीं है तो क्या ये पूरी जो लड़ाई है सिर्फ दलितों के लिए? सिर्फ दलितों के लिए है और दलित ही चलाएंगे, या तो पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर उसमें एक एडिशन। बिल्कुल, ये बहुजन मूवमेंट है। बहुत लोग इसमें काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इसलिए नहीं हो पाई, क्योंकि जब ये सब मुकदमे हुए हैं तो हम बहुत सारे लोगों को बचाना चाहते थे, क्योंकि अगर इस मूवमेंट की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता तो उनके विश्वास को चोट लगती। तो अभी आप देखेंगे जब ये राष्ट्रीय कमेटी घोषित होगी तो इसमें बहुजन समाज के बहुत सारे लोग होंगे और बहुत जिम्मेदारी वाले पदों पे होंगे, तो इसे बहुजन समाज के लोग चलाएंगे। और रही बात उसकी, जिसे काम करना है उसके लिए तो कोई जाति नहीं होती। अगर उनको किसी को स्वर्ण जाति के व्यक्ति को, जैसे अमित भारद्वाज को हमारा काम अच्छा लगता है तो अमित भाई में सपोर्ट कर सकते हैं। हमें स्पेस है भीम आर्मी में ऐसे लोगों के, बहुजन समाज के लिए पूरा स्पेस है, और उन लोगों के लिए भी स्पेस है जो जिन्होंने लगता है कि मानवता की बात होनी चाहिए, जिनको लगता है कि वास्तविकता दलितों के साथ बहुत लंबे समय तक शोषण हुआ, उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। ठीक है, एक बॉडी लैंग्वेज को लेके भी सवाल उठता है भीम आर्मी के कि वो मूछें ताव में, वो चश्मा, और जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर की, आपके फॉलोअर्स की वो मूछें ताव में, वो चश्मा, और जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर की, आपके फॉलोअर्स की भी। अच्छा, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप उस तरह से रहते हैं तो आपके जो फॉलोअर्स भी होंगे उसी स्टाइल को, उसी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे। उससे लेना देना नहीं है, लेकिन एक असर्शन दिखता है उसमें कि आइडेंटिटी का भी असर्शन है। अंत में फिर वही कन्हैया वाले सवाल का एडिशन है कि मन से उतरना पड़ा कन्हैया को वहां दिल्ली में, तो जो पूरी लड़ाई है जिसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी, बहुजन समाज के ही लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं क्या उस धारा में जाके अटक जाता है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ की लड़ाई ब्राह्मण बनने की लड़ाई में ट्रांसफर हो जाए, उसमें कन्वर्ट हो जाए? क्या ऐसा हो रहा है कहीं पे? बिल्कुल,
अब कौन सी बात का जवाब पहले तो आप ये बता दीजिए, आइडेंटिटी वाली बात का, मेरी मूछों वाली बात पर जवाब दूं? नहीं, मैं आपकी मूछों वाली बात में नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था एक बॉडी लैंग्वेज है जिसमें असर्शन है। चलिए चलिए, असर्शन की राजनीति है। चलिए इसमें भी आपकी जो आपको जो शंका है उसको दूर कर दें। देखिए वो जो मंच था 21 तारीख का, उसमें मैं और भीम आर्मी के लोग उस मंच की व्यवस्था को नहीं संभाल रहे थे। कन्हैया के साथ जो हुआ, कन्हैया को उतार देगा, क्या रीजन रहा? हो सकता है कन्हैया को लेकर कुछ लोगों के मन में शक हो सकता है कन्हैया मंच से ऐसी कोई बात कहते जिसमें कुछ लोग ऑब्जेक्शन हो। देखिए भीम आर्मी का आइडेंटिटी है, तो भीम आर्मी का प्रत्येक आदमी एक ही विचारधारा रखता होगा जरूर। जब मेरा कन्हैया से पर्सनल इंटेलेक्चुअल कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता वो किस विचारधारा से काम करे, तो ऐसे में अगर उनका कोई भी स्टेटमेंट जो उनके लिए या किसी और के लिए दुर्भावनापूर्ण हो सकता तो कुछ दिक्कत हो सकती, इस वजह से हो सकता वो रही हो। मैंने फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि भीम आर्मी को राजनीति नहीं करनी है, तो इसलिए ये बहुजन समाज के लोगों की मजबूत उनको नेतृत्व देने की, देखिए हम सभी दलित सामाजिक जाति को जोड़ेंगे, उनको उनमें नेतृत्व देंगे उनको, कि उनका उनकी समाज की बात हो सके, उनके विकास हो सके। हम जो इस्लाम धर्म के मान्यता वाले लोग हैं, जिनको आज देश में बड़ी गंभीरता से जो परेशान है, उनके लिए भी बिल्कुल वो है। तो जो ओबीसी वर्ग है पूरा, उनके लिए भी पूरी वो, तो सब लोगों के लिए इसमें वो है। क्योंकि हाँ, बुरी बात ये है, एक बहुत बड़ा संगठन हिंदुओं की बात करता है। जब हिंदुओं की ही किस संगठन की बात कर रहे हैं? हाँ, अभी आप बता देंगे खुद ही। जब हिंदुओं की लड़ाई होती है, जब वो जिन्हें वो हिंदू कहते हैं, तथाकथित कहते हैं, जब दलितों में दलित वर्सेस ठाकुर एक लड़ाई होती है, तो उस संगठन से का कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, मेरठ में आगे 3 लाख लोगों की बात करते हैं, कहते हैं भाई हैं, उन्होंने यहाँ प्रभारी भी कांता कर्दम जी को बना दिया था, बना रखा है लोकसभा प्रभारी। तो जो लोग इस आइडेंटिटी की बात करते हैं, उनको देखिए किसने दोहराए हैं। जब दलित वर्सेस ठाकुर, वो उनका एमपी जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं जिस पार्टी को, उनका एमपी सिर्फ ठाकुरों के घर जाता, किसी दलित के घर नहीं जाता है। तो मैं आप नाम लेने से कतराएं संगठन और सांसद? नहीं, ऐसा ना, मैं किसी चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे संगठन हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, उनको लगता है वो उनकी सही विचारधारा, मैं अपना कर रहा हूँ, मेरी ये विचारधारा। ठीक है, मैं काम थोड़ा मैं उस व्यक्ति का नाम ले देता हूँ आपको, जो यहाँ मौजूदा एमपी हैं, राघव लखनपाल, भाजपा के जो मौजूदा एमपी हैं। आप देखिए, मैं आपको कटिंग दिखा दूंगा। जब ये मामला हुआ, वो पूरा सिर्फ ठाकुर समाज के घर गए, उन्हें ये लगा कि सिर्फ उन्हें ठाकुरों ने ही वोट दी, दलित समाज ने उन्हें कोई वोट नहीं दी। वो जो उन्होंने जाना भी नहीं समझा, जबकि वो चुनाव के समय 2014 में दलितों के घर पे उनके जूते उठाने के लिए घूम रहे थे। लेकिन जब ये सारा मामला हुआ, तो उन्होंने दलितों के मरे हुए घरों पे भी, उनके जले हुए घरों पे भी जाना सही नहीं समझा। इससे पता लगता है कि वो पार्टी किस विचारधारा पे काम कर रही है, या अगर उनकी एक मेंबर की विचारधारा है, तो पार्टी के हाईकमान की क्या विचारधारा रहेगी। लड़ाई किससे है? योगी आदित्यनाथ की सरकार से है या भाजपा की केंद्र की सरकार से? भाजपा से ही लड़ाई है जनाब। वो योगी सेंटर में आ जाए या स्टेट में आ जाए, आप तो देख रहे हैं ना, योगी जी ने 200 एनकाउंटर करवा दिए, जिसमें मरने वाले 180 करीब दलित और मुस्लिम हैं, और 200 इतने लोगों पे रासुका लगा दी है, तो उनमें भी दलित और मुस्लिम है। यार जनाब, क्या करना चाहते हैं? बंद कर देना चाहते हैं, या हमें ये कहना चाहते हैं कि दलित मुस्लिम देश छोड़ के चले जाओ, ओबीसी वर्ग के लोग यहाँ से निकल जाओ? तो वही रहना चाहते हैं, वो रह लेंगे। वो हमें एक बार स्पष्ट कह दें कि हमारी सरकार है, आप लोग निकलो, तो हम प्रयास करेंगे, हम कहीं स्पेस ढूंढ लेंगे चल के, क्योंकि हम झगड़ा तो नहीं, स्पेस क्रिएट करेंगे। नहीं, क्रिएट इसलिए नहीं कर, झगड़ा नहीं। मेरी बात से पहले आपने कहते हैं झगड़ा नहीं चाहते ना, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, मानवतावादी धर्म, बुद्ध धर्म की बात करते हैं, ठीक है, सब भाई भाई की बात करते हैं। तो 2019 तक आपका मिशन है डिथ्रोन करना, बीजेपी को सत्ता से हटाना। ये तो लोग तय करेंगे जनाब, मैं तो अकेले वोट दे दूंगा, लोग तय करेंगे। लोग की डिमांड है, लोग चाहते हैं सत्ता से बाहर किया जाए, तो सत्ता से बाहर हो जाएगा। लोग चाहेंगे, जो